हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हर्बर्ट स्पेंसर्स के बारे में एंड उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत ऑर्गेनिक एनालॉजी के बारे में। और हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होंगे। और मैंने एक कोशिश की है कि माइंड मैप्स के थ्रू हर्बर्ट स्पेंसर के थ्योरी, हर्बर्ट स्पेंसर के अर्ली करियर वगैरह के बारे में मैंने एक छोटा सा माइंड मैप बनाया हुआ है। आप लोग उसको भी प्रेफर करोगे। थैंक यू। समाजशास्त्र की दुनिया में ना कुछ विचारक ऐसे हुए हैं जो जितने प्रभावशाली थे उतने ही विवादास्पद भी। तो चलिए आज ऐसे ही एक थिंकर हर्बर्ट स्पेंसर और उनके विचारों को समझते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी योग्यतम की उत्तरजीविता, ये एक ऐसी लाइन है जिसे हम सबने अनगिनत बार सुना होगा। इसे अक्सर एवोल्यूशन यानी विकास के सिद्धांत का एक मजबूत पिलर माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ये मशहूर वाक्यांश आखिर घड़ा किसने? ज्यादातर लोगों के दिमाग में शायद एक ही नाम आएगा, पर जो असली जवाब है ना, वो काफी हैरान करने वाला है। जी हाँ, ये चार्ल्स डार्विन नहीं थे। इसके असली लेखक थे ब्रिटिश दार्शनिक और समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? उन्होंने ये वाक्यांश डार्विन की ऐतिहासिक किताब के छपने से भी पहले ही तैयार कर लिया था। तो फिर स्पेंसर का वो बड़ा आइडिया क्या था जिससे ये मशहूर लाइन निकली? दरअसल सब कुछ एक बहुत ही दमदार तुलना पर आधारित है। स्पेंसर की जो सबसे मुख्य अवधारणा थी उसे ऑर्गेनिक एनालॉजी कहते हैं, यानी जैविक सादृश्य। उनका तर्क था कि समाज अपने आप में एक जीवित प्राणी की तरह है, वो उसी तरह काम करता है और विकसित होता है। स्पेंसर ने इस तुलना को 3 मिलती जुलती प्रक्रियाओं में बांटा: ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जैसे कोई जीव बड़ा होता है वैसे ही समाज का आकार भी बढ़ता है। जैसे शरीर में दिल, दिमाग जैसे अलग अलग अंग विकसित होते हैं, वैसे ही समाज में सरकार, अर्थव्यवस्था जैसी संस्थाएं बनती हैं। और आखिर में जैसे ये सारे अंग मिलकर शरीर को चलाते हैं, ठीक वैसे ही समाज के ये हिस्से भी नियमों और कानूनों के जरिए एक साथ काम करते हैं। अब इसी एनालॉजी का इस्तेमाल करके स्पेंसर ने एक मॉडल बनाया। ये मॉडल समझाता है कि समाज अलग अलग पड़ावों से गुजरकर कैसे आगे बढ़ता है। इसके आधार पर उन्होंने 2 मुख्य तरह के समाज बताए। एक मिलिटेंट सोसाइटीज यानी लड़ाकू समाज, जो पूरी तरह से नियंत्रण और जबरन सहयोग पर चलते हैं। और दूसरे इंडस्ट्रियल सोसाइटीज यानी औद्योगिक समाज, जो आजादी, व्यक्तिगत इच्छा और आपसी सहयोग पर आधारित होते हैं। और उनके हिसाब से ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक और सार्वभौमिक नियम है। उनका मानना था कि हर समाज इसी सीढ़ी पर चढ़कर ज्यादा आजादी और जटिलता की ओर बढ़ता ही है। सुनने में तो एक बहुत ही पॉजिटिव तरक्की लगती है ना? लेकिन सोचिए, तब क्या होता है जब इसी आइडिया का इस्तेमाल ये तय करने के लिए किया जाने लगे कि समाज में जीने के लिए कौन फिट है और कौन नहीं। और बस यहीं से स्पेंसर की थ्योरी एक बहुत विवादास्पद मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जिसे हम आज सोशल डार्विनिज्म के नाम से जानते हैं। स्पेंसर ने इस आइडिया को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। उनका तर्क था कि जैसे प्रकृति में होता है, समाज में भी मुकाबला कमजोर को खत्म कर देता है। उनकी नजर में सरकारी मदद जैसे गरीबों के लिए कोई योजना इस कुदरती शुद्धिकरण की प्रक्रिया में एक बेकार की दखलंदाजी थी। और जाहिर है, इन्हीं वजहों से उनकी सिद्धांत की प्रभावशाली होने के बावजूद बहुत कड़ी आलोचना हुई। उन पर पक्षपाती होने का आरोप लगा। ये भी कहा गया कि उन्होंने असमानता, साम्राज्यवाद और यहाँ तक कि नस्लवाद को सही ठहराने के लिए एक नकली वैज्ञानिक आधार तैयार किया है। लेकिन इतनी आलोचनाओं के बाद भी हैरानी की बात यह है कि स्पेंसर की सोच के कुछ हिस्से आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, भले ही बदले हुए रूप में। जैसे कि समाज को एक जीव की तरह देखने का उनका आइडिया आज की सिस्टम्स थ्योरी में झलकता है। और ये कि सरकार को बाजार में दखल नहीं देना चाहिए, उनकी ये सोच आज भी कई फ्री मार्केट आर्थिक विचारधाराओं की नींव में मौजूद है। तो आखिर में हम स्पेंसर को कैसे देखें? उनकी विरासत बहुत जटिल है। वो समाजशास्त्र के एक प्रणेता तो थे, लेकिन उनके विचार इस बात की एक बहुत बड़ी चेतावनी भी हैं कि थियरीज का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ से सीखने वाली बात सिर्फ ये नहीं है कि एक वाक्यांश किसने गढ़ा, बल्कि ये एक याद दिलाने जैसा है कि हमें हमेशा सवाल पूछना चाहिए जब भी प्रगति की बात होती है, तो ये किसकी प्रगति है और असल में इसका फायदा किसे हो रहा है।